ऑलराइट, सेक्शन 3 वाज रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 3 में कितने सब सेक्शंस थे? सेक्शन 3 में 2 सब सेक्शंस थे, बराबर। तो द वन वाज सब सेक्शन 1, द अदर वाज सब सेक्शन 2, बराबर है। नाउ व्हाट डू यू हैव इन सब सेक्शन 1 किसकी बारे में बात करा था? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे हाँ भाई, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, ठीक है। ऑल राइट, तो मिनिमम नंबर कितने थे तुमको ऑलरेडी पता है, ये ओवरव्यू है देखो सेक्शन का, ठीक है। अब इसमें प्रोवाइजोस थे, सब सेक्शन 1 के अंदर प्रोवाइजो था। तो ये फर्स्ट प्रोवाइजो किसकी बात कर रहा था? फर्स्ट प्रोवाइजो नॉमिनी, तो अपॉइंटमेंट, कैन आई से अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी। अब ये एपीपीटी क्या है वो तुमको समझ में आ जाना चाहिए ध्यान से। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम राइटिंग, मतलब तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक इंडिकेटर है, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी लिखूं और बोलूं अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, तो तुम समझ जाने का ये क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, क्योंकि तुमने देखा और मैंने बोला ना। अब तुम ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब तुमको फिर ये नहीं समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोवाइजो किसकी बात कर रहा था? अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी कौन करेगा? अपॉइंट बाय बाय मेंबर ऑफ ओपीसी एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बराबर। ये फर्स्ट प्रोवाइजो था। साथ में कुछ चाहिए था हम लोग को, पीडब्ल्यूसी, प्रायर रिटर्न कंसेंट, किसका? ऑफ नॉमिनी, सही है। सेकंड प्रोवाइजो किसकी बात कर रहा था? विड्रॉवल ऑफ कंसेंट बाय नॉमिनी, ठीक है, ये हमने कर लिया, विड्रॉवल ऑफ कंसेंट बाय नॉमिनी। तो क्या सेक्शन पढ़ने से पहले तुमको एक पूरा ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया कि भाई ये सेक्शन में क्या क्या है, बराबर। ऊपर से तुम खुद लिखोगे तो तुमको याद रहने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। थर्ड वाला क्या था? थर्ड प्रोवाइजो क्या था? चेंज ऑफ नॉमिनी, चेंज ऑफ नॉमिनी बाय मेंबर ऑफ ओपीसी, बराबर है। फोर्थ क्या था? फोर्थ प्रोवाइजो क्या था बेटा? बोलो। वो मल्टीपल सिनारियोस थे, ऑल राइट, मल्टीपल सिनारियोस थे। इंटीमेशन ऑफ चेंज, कि कोई भी वो सिनारियो में चेंज हुआ तो इंटीमेशन ऑफ चेंज ऑफ नॉमिनी, इंटीमेशन ऑफ चेंज ऑफ नॉमिनी बाय मेंबर टू ओपीसी एंड देन ओपीसी टू पीसी टू आरओसी, ठीक है, ऑल राइट। एंड फिफ्थ प्रोवाइजो क्या था? इफेक्ट ऑफ चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज इन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नॉमिनी इन एओए, बराबर है। आर्टिकल्स में नाम चेंज होगा तो इट विल नॉट बी डीम टू बी एन ऑल्टरेशन, बराबर है। क्लियर हो गया, चलो इतना लिख लो, यहां तक तो फिट कर ही लोगे ना। तब तक मैं सब सेक्शन 2 का चार्ट बनाता हूं, बराबर है। चलो हम्म, हाँ,
सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। चलो बना लो फटाफट, बोलना। उतने में ही बनाओ, नीचे दूसरा आएगा बेटा। मैं उसको फिर इलैबोरेट, ये ऊपर ऊपर से दिया हुआ है ना बेटा। मैंने क्या बोला, लॉ का टेंशन मेरे को दे दो, अपना दिमाग नहीं लगाने का। ऑल द स्पेसेस हैव बीन लेफ्ट इंटेंशनली। कौन पूछा पीडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म? कौन पूछा? 10 बार लिखेगा। कॉर्पोरेशन ऑफ। हो गया? जय, हो गया तेरा? फिर क्या बात कर रहा था, मेरे को भी जानना है।
चेंज, ध्यान देने लग गया ना अभी। चेंज ऑफ नॉमिनी बाय मेंबर ऑफ ओपीसी। ठीक है, लिख लिया बेटा ये। साइड INC 32(4)(3) अभी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, ऑल राइट एवरीबडी। अब ये देखो, एक मिनट, कम हियर टू अंडरस्टैंड द स्टाइल दैट वाज योर रिवीजन। एक आपको ब्रीफ ओवर या बर्ड आई व्यू मिल गया था उसके ऊपर। नाउ ठीक है, नाउ कम हियर सेक्शन नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आगे 2-3 पेज घुमाओ, देखो तुमको मिलेगा सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तुमको अगर ये चाहिए चार्ट तो पेंसिल से भी बना सकता है, तुमको रब वब करना रहेगा तो अप टू यू। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ, एवरीबडी सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ। सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, A company may be formed for any lawful purpose। ठीक है, any lawful purpose, any lawful and may be formed, याद है इस पे हमने डिस्कशन किया था। ऑल राइट, बाय क्या है, 2 और more persons in the case of private company or 1 person in the case of OPC। Are you understanding? By subscribing their names, all right, to a memorandum and complying with the requirements of this act in respect of रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 समझ में आ गया। ऑल राइट, क्लियर हो गया बेटा। यहां पर है अभी, इसके बाद मैंने देखो फर्स्ट प्रोवाइजो, नॉमिनेशन ऑफ बाय मेंबर ऑफ ओपीसी। इन द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी 1 पर्सन शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अनदर पर्सन। अनदर पर्सन कौन सा है, नॉमिनी, विद हिज prior written consent, who shall in the event of the subscriber's death or in his incapacity to contract shall become the member of the कंपनी एंड ऑल्सो इट शैल बी फाइल्ड विद द आरओसी। अब ये पूरे का क्रक्स मैंने क्या कर दिया, आपको इधर ऊपर दे दिया। समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आया ना उसका मेथड ऑफ रीडिंग। नहीं तो तुम अब कोई रैंडम पर्सन रीड करेगा उसको नहीं समझ में आएगा वो कैसा लिखा हुआ है। क्लियर है बेटा, ठीक है। ऑल राइट, फिर 3(1)(c) में क्या पढ़ा था अपन ने, याद करो। फर्स्ट प्रोवाइजो हो गया,
एक मिनट रुक जाओ। आउट ऑफ सिलेबस। बनाओ मेरे साथ। फटाफट बेटा कंप्लीट करना है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
बना लिया ये? थ्री वन सी फर्स्ट प्रोवाइज। ये ऊपर 3 1 C फर्स्ट प्रोवाइजो। ठीक है एवरीबॉडी। तो सेक्शन 3 में मिनिमम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, सेक्शन 3(1) मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बोलता है, उसमें क्लॉज ए बोलता है 7 और मोर पर्सन इन द केस ऑफ पब्लिक और 2 और मोर पर्सन इन द केस ऑफ प्राइवेट। क्लॉज बी, क्लॉज सी बोलता है 1 पर्सन इन द केस ऑफ ओपीसी। अब 3(1) C के नीचे सब प्रोवाइजो है, तो ये प्रोवाइजो है कि ओपीसी ये क्या करेगा, समझ में आ रहा है? इंडिकेट द नेम ऑफ अनदर पर्सन, बराबर है। इट शैल हैव द नेम ऑफ द मेंबर एंड नेम ऑफ अनदर पर्सन अलोंग इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। क्या है? एट द INC 32 एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बराबर है। ये नाम क्यों दिया जाता है? हु इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ मेंबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? चलो नीचे आ जाओ। विड्रॉल ऑफ कंसेंट सेकेंड प्रोवाइजो, याद आ रहा है? सेकेंड प्रोवाइजो जो ऊपर हमने चार्ट दिया था उसका फटाफट बना दो। नॉमिनी क्या करेगा? नोटिस देगा, बराबर है। तो नॉमिनी, नॉमिनी क्या करेगा? नोटिस ऑफ विड्रॉवल बना लो, चलो मेरे साथ फटाफट। नॉमिनी विल गिव द नोटिस ऑफ विड्रॉवल, किसको देगा? टू द सोल मेंबर एंड ओपीसी। फिर नॉमिनी जो नोटिस किसको देता है? सोल मेंबर को। तो सोल मेंबर क्या करेगा? विद इन within 15 days of receipt of notice, बराबर है। क्या करेगा? अपॉइंट अ न्यू नॉमिनी, अपॉइंट अ न्यू नॉमिनी प्लस PWC प्लस, और क्या करेगा ये सोल मेंबर? यस,
ओपीसी क्या देगा? सोल मेंबर क्या देगा? इंटीमेशन ऑफ न्यू नॉमिनी। किसको? ओपीसी। एंड ओपीसी क्या करेगा? ओपीसी क्या करेगा? आरओसी को इंटीमेशन बाय पीसी विद इन 30 days फ्रॉम सीट ऑफ। अगेन यहाँ पे कौन सा? आईएनसी प्लस रिटर्न। आईएनसी थी। हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? नहीं दे रहा मेरे को। पक्का तो करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ, ऐसा मेरे को वेस्ट नहीं करना एफर्ट। और तुम्हारा टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मेरा कुछ नहीं। मतलब आई एम रिवॉर्डेड, योर इट शुड बी रिवॉर्डेड फॉर रिवॉर्डिंग फॉर यू ऑल्सो। ठीक है। हो गया बेटा? ठीक है। इधर आ जाओ। ये कैसे होगा? चेंज ऑफ नॉमिनी बाय मेंबर, मेंबर ऑफ ओपीसी क्या करेगा? इन्फॉर्म मतलब क्या देगा? नोटिस, नोटिस ऑफ चेंज ऑफ क्या? नॉमिनी, नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नॉमिनी प्लस, हाँ नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नॉमिनी किसके साथ? किसको देगा? ओपीसी को देगा। और ओपीसी क्या करेगा? ओपीसी देगा नोटिस ऑफ चेंज। कितने दिन में? दिन 30 days फ्रॉम रिसीट दिस चेंज।
INC4 प्लस चेंज के साथ नया नॉमिनी भी अपने को देना है ना, तो उसका PWC देंगे। PWC किसका रहेगा? नए नॉमिनी, बराबर है। एंड वही PWC INC4 किस में सबमिट होगा? ROC। ठीक है, हो गया, लिख लिया बेटा ये। डन, जय लिख लिया, ठीक है। Effect of change in nominee. Any change in the name of the person shall not be deemed to be an alteration in memorandum. In simple words, although there is an actual change, it shall be assumed that there is no change in MOA to skip the procedural compliance. फिर हम रूल 3.1 रूल्स पे आ गए थे। 3.1 क्या था OPC में? सबसे पहले नेचुरल पर्सन, सही है। देन नेचुरल पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नेचुरल पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दो कंडीशंस क्या है? ये दो कंडीशंस क्या है बेटा? ये दो कंडीशंस है मैंडेटरी। ऑप्शनल कंडीशन क्या है? तो वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। सही है। एंड रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया, पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मिनिमम कितना? हम 120 डेज। कहाँ पे? इन immediately preceding financial year। हो जाएगा इससे रिवीजन। चलो हो गया ये। नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ क्या? मेंबर एंड नॉमिनी ऑफ मोर देन वन OPC at any point in
ठीक है, अगर डुअल मेंबरशिप हो जाती है तो क्या होगा, विद इन 180 डेज के अंदर उसको एक ओपीसी डिसाइड करना पड़े। समझ में आ रहा है? दिन annuity, ये देखो स्पेसिफाइड इन सब रूल 2 दिन 1। ठीक है, ऑल राइट। रिस्ट्रिक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। बोलो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। रूल 3-4 था। क्या था? माइनर कैनॉट बी अ माइनर कैनॉट बी अ मेंबर और नॉमिनी। सेकंड क्या था? ओपीसी कैनॉट बी कन्वर्टेड सेक्शन 8 cannot carry on पीएफसी। बराबर है। बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और होल्ड सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्प। ठीक है, डन बेटा यहां तक एवरीवन हैज रिटन। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, सेक्शन 19। 19 में कितने सबसेक्शंस है? सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। ऑलराइट, सबसेक्शन 1 में क्या क्या था? ठीक है, ध्यान से। सबसे पहले क्या था? प्रोहिबिशन विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स इन, prohibitions with respect to shares in होल्डिंग कंपनी। सेकंड क्या था? इफेक्ट ऑफ
कॉन्ट्रावेंशन, इफ होल्डिंग कंपनी अलॉट्स और ट्रांसफर्स शेयर्स टू सब्सिडरी, तो ये क्या माना जाएगा? वॉइड, बराबर है। फिर प्रोवाइजो था, प्रोवाइजो में क्या था? इसका ही प्रोवाइजो, शेयर्स हेल्ड, शेयर्स हेल्ड एज क्या? एलआर ट्रस्टी बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी। चलो लिखो फटाफट। सब्सिडरी, दूसरा प्रोवाइजो था के ऊपर था शेयर्स विल बी कॉन्स्टिट्यूट एज, बराबर है। हाँ नहीं, उसमें जहाँ लिमिटेड होगा, जहाँ शेयर नहीं है, वर्ड इंटरेस्ट यूज। सब्सिडरी, इनकम, होल्डिंग कंपनी लॉट ऑफ ट्रांसफर शेयर्स टू सब्सिडरी।
हो गया। सेक्शन 19 हो गया। ठीक है। इधर आ जाओ। गैप है ना इधर। सेक्शन 20, 21 एंड 22। सबसे पहला सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या बोलता है? एवरीवन सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है। के अंदर दो सबसेक्शंस थे, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द पे था कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सेकेंड वाला क्या था? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स द रजिस्ट्रार और उसके साथ क्या था? एक प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में क्या बोला था? A request can be sent by a member to send any document in particular mode after deposit some agreed the meeting. Section 21. What was section 21? Authentication. Authentication of documents, proceedings and contracts. कैसे होंगे? साइनिंग या कॉमन सील इफ इट इज प्रेजेंट। बराबर है? नहीं है तो नहीं। रजिस्ट्रार बेटा, ऑन द रजिस्ट्रार और मेंबर प्लस उसके नीचे प्रोवाइजो था। ठीक है। सेक्शन 22। सेक्शन 22 एग्जीक्यूशन ऑफ पुशेबल इंस्ट्रूमेंट लिख दूं? यहाँ पे सबसेक्शन 1, सेक्शन 3।
negotiable instrument binding, authorization to execute deed and binding effect. बोल तू शांत. Authorization to execute deed. Authorization to execute deed. Yeah, ना. ठीक है. Done. Hey, क्या क्या तो घुसुर घुसुर करेगा. ठीक है. ठीक है, यहां तक आ गए, यहां तक हो गया. बेटा ये ब्रीफ है, पूरा सेक्शन थोड़ी ना है, पूरा सेक्शन नीचे है. किसको राइटिंग में चलेगा, किसका एक्सप्रेस इंप्लाइड है, वो इधर है. दिस इज जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर कि डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे ऑथराइज या ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, आइदर बाय साइनिंग और बाय कॉमन सील. ऑलराइट, फिर यहां पे हमने देखो 21 सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 22 कुरियर टाइम एंड यहां पे देखो 21 का पूरा दिया हुआ है. ठीक है, क्लियर हो गया. बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह के लिए यू रिक्वायर अथॉरिटी, बराबर है. एक्सप्रेस हो सकती है या इंप्लाइड हो सकती है. 21 में क्या था, रिटन, राइट. ठीक है, ऑल राइट. इधर आ गया मेमोरेंडम. अब इधर आ जाओ.
सेक्शन 4 पर्टिकुलर्स ऑफ एमओए, पूरा पेज भरना है अपने को। आ जाओ। सब सेक्शन 1 है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। सब सेक्शन 1, ऑल राइट एवरीवन। सब सेक्शन 1 के अंदर क्लॉज ए क्या था? नेम, नेम ऑफ द कंपनी, नाउ नेम ऑफ द कंपनी में लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए? एवरीवन लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए था? लास्ट वर्ड इज लिमिटेड फॉर प्राइवेट लिमिटेड। अब नहीं, डाउट नहीं, अभी रुक जा, अभी लिखने में क्या डाउट है कुछ? इसके सफिक्स में किसी को देगा ना, अलग से रूल्स। प्राइवेट कंपनी, क्या हुआ, हो गया लिख के? तो फिर इतनी आवाज क्यों आ रही है? प्राइवेट कंपनी, एंड दिस टू इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनीज। स्टेट वेयर, स्टेट वेयर आरओ इज ऑब्जेक्शनल क्लॉज, बराबर है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज रजिस्टर्ड। लास्ट वाला क्या था? लायबिलिटी, नाउ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स कैन बी लिमिटेड और अनलिमिटेड।
Okay, in the liability we will mention whether the liability is limited or unlimited. Plus you have to mention, if limited by, yeah, can be limited by shares or it can be limited by guarantee. Amount up to which each member undertakes contribute. नाम में ना चार्ट खावा रहता है ना वो। ठीक है, हो गया ये। क्या हुआ? Guys, हो गया बेटा आप लोग का?
ठीक है, डन, समझ में आ रहा है? अमाउंट, गारंटी अमाउंट अगर जो देगा, विच ही अंडरटेक्स टू गारंटी, क्या देगा? टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप और विद इन 1 ईयर फ्रॉम विच ही सीजेस टू बी अ मेंबर। ये क्यों देगा? फॉर पेमेंट्स ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, एंड द सेकंड पार्ट वाज कॉस्ट, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप। इसके रिगार्डिंग आपको गारंटी देनी रहेगी, ठीक है? हो गया? ऑल राइट, सबसेक्शन 2 हमने पढ़ा। Name shall not be incidental with or resemble too nearly the name of an existing registered company such that its use will constitute an offence or is undesirable in the opinion of central government। बराबर है? सबसे पहला ये एक पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट। इट शुड नॉट बी incidental to or resemble too nearly the name of an existing company, or the name should not be such that, see, name shall not be such that its use by company will constitute an offence or is undesirable in the opinion of the central government। ये हमने ऑलरेडी देखा। ऑफेंस मतलब तुमने देखा ना वो ड्रीम 11 वाला। ऑल राइट, अनडिजायरेबल मतलब तुमने कोई गवर्नमेंट टाइप नाम लिया, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया या ऐसा करके, विच इज अनडिजायरेबल इन द व्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? सबसेक्शन 3 हो गया। एडिशनल प्रोविजंस थे, कंपनी शैल नॉट which is likely to give the impression that the company is in any way connected with or having patronage of any government body or such words and expressions as may be prescribed unless previous approval of central government is
obtained. फिर हमने देखा application for ROC, application to ROC for registration of the name. It shall be, you can register, you can reserve name of the proposed company, मतलब new, या name, the name to which the company proposes to change its name. फिर reservation क्या होगा, 20 days from date of approval और 60 days in case of name change. Clear हो गया बेटा? Yes or no? Then second वाला, where the name got reserved by furnishing wrong or incorrect information, then if the company has not been incorporated, to fine कितना होगा, 1 लाख का. And ROC, after giving an opportunity of being heard, it can do three things, right? It can direct the company to change the period, it can take action for striking the name of the company, of the name of the company, or it can make petition for winding up of the company. Striking बेटा direct, company instant death, लाइबिलिटी वायबिलिटी कुछ सेटल नहीं होगी, एसेट वेसेट कुछ नहीं, सीधा इंस्टेंट डेथ, कंपनी खत्म. व्हेन इट इज स्ट्रक ऑफ, वाइंडिंग अप में योर लाइबिलिटीज आर सेटल्ड. बराबर. सब सेक्शन 6 में फॉर्म्स ऑफ एमओए डिफरेंट टेबल्स थे. मैं बोला था दम नहीं है ये सेक्शन में, ठीक है, खाली नाम याद रख लेना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, लाइबिलिटी सब इधर था, कैपिटल, ये सब हो गया अपना. रिजर्वेशन देखो यहां रूल दिया हुआ है रिजर्वेशन का. मैं तुमको बोला था ना, रन सर्विस रिजर्व यूनिक नेम. अब आ जाओ इधर सीधा. सेक्शन 5 आर्टिकल्स. क्या? हाँ वहां से लिख. हाँ तो एक काम करते, सेक्शन 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. बराबर है. बहुत सारे सब सेक्शन थे. ये लिखवाया था ना मैंने, ये नोटबुक में है ना. हाँ तो ठीक है, वन तो पहले बोलो ना, वन. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वाइज हो जाएगा, वो एक प्लेस में हो जाएगा ना, खत्म करो उसको. हाँ तो एक काम करो, फिर आर्टिकल्स वाला तुम लिख लेना ना घर पे, आर्टिकल्स वाला घर पे लिख लेना ना. ठीक है, पूरा किया ना तो इसको लिख देता हूँ, होमवर्क. ठीक है, ऑल राइट. एंट्रेंचमेंट या इधर चलो.
आ जाओ इधर। 34। 34 ऑल्टरेशन का तो नहीं दिया होगा। ऑल्टरेशन ऑफ एमओए का नहीं लिखा है ना। आ जाओ ऑल्टरेशन ऑफ एमओए ऐसा। लैंडस्केप मोड। चार्ट बेटा। और लैंडस्केप मोड। चार्ट नहीं बनाया ना तुमको, नोट्स दिए हुए। समरी 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 बेटा। ऑल राइट। ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। सेक्शन नंबर 13 पेज नंबर 34। बस ये लास्ट है, फिर उसके बाद अपना कंटिन्यू हो जाएगा। ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। बोलो बेटा। सब सेक्शन 1 क्या बोलता था? व्हाट डिड सब सेक्शन 1 से? सब सेक्शन 1 सेज, ध्यान से बेटा, सब सेक्शन 1 क्या बोलता था? कीवर्ड फॉर एनी चेंज और ऑल्टरेशन वी रिक्वायर व्हाट? एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन, प्लस प्लस प्लस, और एक और चीज थी, प्रोसीजर अंडर सेक्शन 13। बराबर है। ये क्यों, ये काय के लिए था? ऑल्टरेशन ऑफ एमओए के लिए। 13(1) के अंदर भी रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन, बराबर है। प्लस अगर कोई और चीज दी हुई है तो वी विल फॉलो दैट पर्टिकुलर सबसेक्शन, ठीक है। सबसेक्शन 2 किसकी बात कर रहा था? चेंज इन नेम क्लॉज। चेंज इन नेम। एक मिनट, लिख रहा है वो, लिख, ऐसा बना ना। हाँ इजी। ऑल राइट, चेंज इन नेम। चेंज इन नेम में हमको क्या कंप्लाई करना है? सेक्शन 4 प्लस अप्रूवल प्लस अप्रूवल। एक मिनट हाँ बेटा। प्लस अप्रूवल हाँ, प्लस अप्रूवल ऑफ
approval of central government in certain case. अब यहां पे लिखना प्लस सेक्शन 16। रेक्टिफिकेशन नेम कंपनी। सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? व्हाट डज सब सेक्शन 3 से? टू certificate of registration by ROC, certificate of registration by ROC with name. Subsection 4, alteration of registered office from one state to another with approval of सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यहाँ पे RD लिख रहा हूँ। करंटली द पावर इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अब क्या है? रीजनल डायरेक्टर। सब सेक्शन 5 क्या बोलता है? अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब रीजनल डायरेक्टर विद इन क्या? सब सेक्शन 6 कॉमन था, याद है? नोटिस ऑफ ऑल्टरेशन टू ROC। सब सेक्शन 7 क्या बोलता है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट shall be filed with ROC state। सबसेक्शन 8 चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज प्लस क्या था? पब्लिकेशन इन पेपर।
प्लस एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू डिसेंडिंग सबसेक्शन 8 हो गया। पहले लिख लो। क्या थोड़ा? ऑल राइट। सबसेक्शन 9 कहाँ लिखोगे? 9 ऐसे ऐसा तो एरो। सबसेक्शन 8 क्या बोलता है? सॉरी, सबसेक्शन 9 एंड 10 क्या हुआ? ए, बाजू में से उधर कॉपी कर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरा मोमेंटम खराब कर रहे हो। सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 10 कॉमन है। ठीक है। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज, दोनों एक ही चीजें बोलता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन एमओए बाय आरओसी, नो चेंज unless registered, no change unless registered। ठीक है। रजिस्टर्ड।
ऑल राइट, लिख लिया बेटा ये? ऑल राइट, ठीक है, हो गया। नेम चेंज में ऑल राइट, ध्यान से एवरीबॉडी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट करके देन वी विल स्विच। ध्यान से सुनो अभी। ऑल्टरेशन में भी ना जो जो पूछने लायक चीज है ना, वो ऑल्टरेशन ऑफ नेम है, ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड ऑल्टरेशन ऑफ ऑफिस, सिचुएशनल क्लॉज है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो एवरीबॉडी। अ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन 13(1) हमने ऑलरेडी इधर कवर कर लिया तुम्हारे चार्ट में। ऑल राइट, कि एसआर प्लस प्रोसीजर अंडर सेक्शन 13, देखो यही लिखा हुआ ना, कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं कि तुम देखते देखते कर लो। सो 13(1) में क्या बोल रहा है? इन ऑर्डर टू चेंज और ऑल्टर एनी एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यू रिक्वायर व्हाट? स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस एडिशनल प्रोसीजर दैट इज गिवन अंडर दिस सेक्शन। जैसे 13(2) में नाम वगैरह के रिगार्डिंग एडिशनल प्रोसीजर्स दिया था, एमओए तो चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन तो चाहिए ही, उसके साथ कोई अगर एडिशनल कंप्लायंसेस दिए तो वो भी हमको फॉलो करना पड़ेगा। एनी चेंज इन द नेम कंपनी शैल बी सब्जेक्ट टू सबसेक्शंस 2 and 3 ऑफ सेक्शन 4। तुमको याद आया? नॉट टू नियरली द सेम, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल, ऑल राइट, it should not be considered as an offense, all right, nearly the same, too nearly identical, offensive नहीं होना चाहिए, undesirable नहीं होना चाहिए, और it should not show, the name should not demonstrate any patronage or support of the government, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा। ये तो आपको कंप्लाई करना ही करना पड़ेगा एंड यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 24। बट यहाँ पे ध्यान रखने की एक बात है बेटा, यहाँ रीजनल डायरेक्टर नहीं, यहाँ ROC को जाएगा। देखो ये छोटी छोटी चीज है। उस जगह पे क्या था? ऑब्जेक्ट क्लॉज या सिचुएशन क्लॉज के अंदर वहां पे हमने RD देखा था, रीजनल डायरेक्टर। यहाँ पे एप्लीकेशन किसके लिए जाएगी? ROC के लिए जाएगी। समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन विल बी फॉर्म्ड इन फॉर्म INC 24, क्लियर है, अलॉन्ग विद द फी। एंड उसका नया जो होगा उसके लिए क्या आ जाएगा? फॉर्म नंबर INC 25। एंड उसमें प्रोवाइजो था कि एडिशन डिलीशन, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट में नाम हम लोग को अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? यहाँ पे एक रूल दिया हुआ है बेटा, चेंज ऑफ नेम शैल नॉट बी अलाउड टू अ कंपनी विच हैज not filed the annual returns or failed to pay the debts or debentures thereon. Why? ये लोग भाग सकते हैं ना, they can change their identity। तो एक रूल इधर डाला हुआ है कि name change shall not be allowed if the company has not filed their annual returns, has not filed the financial statements। अब देखो तुम ऑडिट होता है ना, every company is required to file its financial statements to the ROC, फिर ROC से वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है and all of you can go and access it। आज रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि लिस्टेड कंपनी है ना, रिलायंस इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द ROC। कि तुमको अगर फाइनेंशियल पोजीशन देखना है तो तुम देख पाओगे, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हैज फेल्ड टू पे और रीपे मैच्योर्ड डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स और इंटरेस्ट देयर ऑन। अगर डिबेंचर्स को मतलब वापस खरीदना है या मेच्योरिटी आ गई है, तुमने अपने शेयर होल्डर्स को नहीं, डिबेंचर होल्डर्स को नहीं पे किया है, आइदर द इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी, तुमको नाम चेंज करने
नहीं देगा। अगेन वाई? टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कोई झोल वाला काम ना हो कि कंपनी अपना नाम बदल दे। डिफॉल्ट किया, नाम बदल दिया, नहीं। डिफॉल्टर हो तो डिफॉल्टर ही रहोगे जब तक क्लियर नहीं किया आपको नाम चेंज करने को नहीं देगा। समझ में आ रहा है बेटा? When any change of made, the registrar shall enter the new name in the registrar of the companies in place of the old name। ये हमने ऑलरेडी देखा, सिंपल है ये। आपका नाम स्ट्राइक ऑफ करके या आपके नाम के बदले आपका नया नाम ऐड हो जाएगा। बराबर है, यहां तक हमने देखा। अभी मुझे एक बात बताओ, फिर MGT 14 जो मैंने बोला था तुमको याद है? MGT 14 इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 117। एनी चेंज, एनी बोर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन जाता है ना जब भी, तो साथ में हमेशा MGT 14 जाता है। बस ये ध्यान में रखना कि वो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 117 का। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? 24 में अप्लाई करोगे, 25 में क्या करोगे? 25 में क्या मिलेगा आपको? सर्टिफिकेट कि आपका नाम चेंज हो चुका है। क्लियर है? नाउ ये हो गया था आपका सेक्शन 13 ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। मुझे बता, आरओ चेंज करना था तो कैसे करेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना था तो हम कैसे चेंज करेंगे? जल्दी बोलो, सब सेक्शन 4 में क्या करेंगे? क्या क्या सेक्शंस लगेगा अगर हम लोग को रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या सिचुएशनल क्लॉज चेंज करना है? सब सेक्शन 4, 1 तो लगेगा ही एसआर के लिए, फिर 4, फिर 5, फिर 7। ऑलराइट, बट ये सब सेक्शन 1, 4, 5 एंड 7 तभी लगता है जब हमें स्टेट बदलना है। इट इज इंटर स्टेट, यस और नो? एवरीबडी, इट इज इंटर स्टेट, यस और नो? यस। If I want to change my registered office from one state to another, I have to follow the procedure given in section 13(1), 13(4), 13(5) and 13(7). 13(4) में क्या होता है बेटा? 13(4) के अंदर क्या होता है? पहले एसआर फाइंड आउट करना पड़ता है। Everybody, you file the SR, then you have to apply to the regional director। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो गया? फिर एडवर्टाइजमेंट, पूरा प्रोसीजर हमने इधर देखा था। क्लियर है? प्रेस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा, नोटिस ऑफ ऑल्टरेशन हमको देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें देखा था। अब आई वॉन्ट यू टू कम टू सेक्शन नंबर 12। फटाफट 12 पे आ जाओ, इधर है 12। एक मिनट। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। नाउ अपन ये पूरा भी ऑफिस चेंज करने वाला चीज हम चेंज कर देंगे, ऑफिस चेंज करने वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे। what we studied in 13(4) was interstate, what we are studying in section 12 is within the state। are you understanding? तो जो हमने पढ़ा था इंटर स्टेट था, अब जो हम पढ़ रहे वो इंट्रा स्टेट है। तो 13 टॉक्स अबाउट चेंजिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द स्टेट, सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट चेंजिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द सिटी। विद इन द सिटी तो क्या फर्क पड़ता है? मुंबई का मुंबई में हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। समझ में आ रहा है? मैं सिटी चेंज कर रहा हूं, मुंबई से पुणे जा रहा हूं, ऑलराइट, पुणे से नासिक जा रहा हूं, नासिक से कहीं और जा रहा हूं, रत्नागिरी पे आ रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। अब इफ मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं सेम सिटी चेंज नहीं कर रहा हूं, स्टेट सेम है, तो आरओसी चेंज होगा क्या? अब ध्यान से बेटा, इफ आई एम नॉट चेंजिंग द सिटी, देखो देर आर 2 स्टेट्स, ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी मैं तुमको, महाराष्ट्र, वो 2 स्टेट्स नहीं, बकवास, ठीक है। देर आर महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ऑल राइट, ध्यान से, ध्यान से बेटा। देर आर 2 स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, जहां पे एक से ज्यादा आरओसी। स्टेट एक ही है, आरओसी मल्टीपल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यूजुअली एवरी स्टेट हैज 1 आरओसी। ठीक है। अभी
महाराष्ट्र के स्टेट में ना दो आरओसी है, एक मुंबई आरओसी है और एक पुणे आरओसी। तो महाराष्ट्र को लोग ने ऐसा डिवाइड किया है कि थोड़ी सिटीज पुणे आरओसी के अंडर आती है, बिकॉज दे आर बिग स्टेट्स, समझ में आ रहा है, एंड थोड़ी सिटीज मुंबई आरओसी के अंदर आती है। तो देर आर 2 और 3 कॉम्बिनेशंस कि एक तो मैं जब स्टेट चेंज करता हूं मेरा आरओसी चेंज हो जाता है, इसके लिए हम ओल्ड एंड न्यू आरओसी दोनों को सबमिट करते हैं। देयर कैन बी वन चेंज वेयर मैं मुंबई विद इन महाराष्ट्र फ्रॉम मुंबई आरओसी आई एम मूविंग टू पुणे आरओसी, मतलब ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंड चेंज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ऑलराइट। तो आरओसी चेंज होता है उधर। तो स्टेट चेंज होता है ना बेटा, तो हम कौन सा सेक्शन लगाते हैं? सेक्शन 13। सिटी चेंज होता है ना, तो हम लगाते हैं सेक्शन 12 प्लस ऑल्सो व्हेन विद इन द स्टेट द आरओसीज आर चेंजिंग, तो भी कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 12। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है आपको? अब व्हाट इफ आई एम चेंजिंग माई ऑफिस विद इन द सेम सिटी? मैंने तुमको सिचुएशंस बता दिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेक्शन 12 इज विद इन द स्टेट, section 13 is between states. Now what if there is a third situation where my address is changing within the state in the same city? देखो मैं नासिक से पुणे जाऊं तो मैं सिटी चेंज कर रहा हूं, प्लस मेरा आरओसी भी चेंज होगा। अब एक और सिचुएशन बनता है जहां पे मैं मुंबई में ही हूं, आरओसी भी सेम है, खाली मेरा ऑफिस एड्रेस चेंज हो रहा है। जैसे होता है ना, मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, मैं 4th फ्लोर पे आ गया, या मैं ये बिल्डिंग में था, मैं सामने वाली बिल्डिंग पे आ गया, या ये बिल्डिंग छोड़ के मैं दूसरी बिल्डिंग में चला गया। वो केसेस में क्या कौन सा सेक्शन लगेगा? वो केसेस में कोई सेक्शन नहीं लगेगा बेटा। कंपनीज एक्ट बोलता है ये फालतू चीजों के लिए मेरे पास नहीं आने का, ठीक है? तुमने यहां से यहां चेंज किया तो तुम कौन सा लंबा प्रोसेस फॉलो करेगा? सिंपल पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन, फिनिश इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डायरेक्टर्स डिसाइड कर दो और खत्म करो, इसका कोई सेक्शन नहीं है। So when I say, what I am saying is when cities are changing, तो ROC jurisdiction change होता है तो section 12 लगेगा। When within the state ROCs are changing, तो section 12 लगेगा। अगर ROC चेंज नहीं हो रहा, सिटी के सिटी में ही हो, इंटरसिटी नहीं है, तो फिर ये सेक्शन 12 लगेगा ही नहीं। उसके लिए हमको कुछ करने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे तो चलेगा। समझ में आ रहा है? So there is, if you are within the city, within the town, within the village, there is no special requirement as such. If you are going outside the city, outside the town or outside the village, तो आपको सेक्शन 12 लगेगा इधर, ठीक है? A company shall not change, ध्यान से सुनो, a company shall not change its registered office outside the local limits of the city, town or village in which the registered office is situated, except with the authority of a special resolution passed in a general meeting। मतलब आप अपना सिटी, टाउन या विलेज चेंज कर रहे हो, ऑलराइट? मुंबई से हम कोई और सिटी में चले गए, थाना आ गए, तो वी हैव टू पास व्हाट? वी नीड टू पास व्हाट बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। SR लगेगा ही लगेगा। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? एक कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया, ठीक है? अब प्रोवाइजो टू 12(5), ध्यान से, a company shall not change its registered office from the jurisdiction of one registrar to the jurisdiction of another registrar within the same state। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यही दो स्टेट्स हैं जहां पे एक ही स्टेट के अंदर दो आरओसीज के जुरिस्डिक्शन मतलब समझते हो आप लोग क्या? अथॉरिटी ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, बराबर है? जैसे मुलुंड पुलिस स्टेशन है, उसका इधर अथॉरिटी है, बराबर है? होता है ना कभी अपना वॉलेट चोरी हो जाता है रास्ते में, समझ में नहीं आता कौन सा पुलिस स्टेशन जाओ, ये पुलिस स्टेशन जाते तो बोलते कहाँ चोरी हुआ, इधर, ये वो वाले पुलिस स्टेशन पे। जुरिस्डिक्शन, सो दैट काम बराबर एफिशिएंटली अपना हो, ठीक है? अगेन एवरीबॉडी रीड विद मी, अ कंपनी shall not, everyone, a company
shall not change its registered office from jurisdiction of one registrar to the jurisdiction of another registrar within the same state. ये दो ही स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, एज ऑफ नाउ दो ही स्टेट्स है जहां विद इन द स्टेट भी आरओसीज बदलते हैं. क्लियर है? अनलेस मतलब ये शर्त है, चेंज करना है, पुणे टू मुंबई आना है तो क्या करना पड़ेगा? कंपनी सो ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द कंपनी हैज टेकन कंफर्मेशन ऑफ द रीजनल डायरेक्टर. यहां पे दो चीज लगेगी, एसआर प्लस आरडी अप्रूवल. If you are changing city, what do we require? If you're changing your city, town or village, what do you require? What if you are changing your city, town or village? हम स्टेट की बात कर रहा हूं, मैं इंट्रा स्टेट ही हूं ना अभी, मैं इंट्रा स्टेट ही हूं. इंटर स्टेट है तो सीधा सीधा सेक्शन 13. इंट्रा स्टेट है, इफ आई एम चेंजिंग माई सिटी, टाउन और विलेज, व्हाट डू आई रिक्वायर? एसआर, सीधा सीधा स्पेशल रेजोल्यूशन. If I am changing my jurisdiction of ROC within the same state, what do I require? SR plus RD approval. RD कौन है? Regional Director. If I am changing within the city, what do I require? If I am changing within the city, what do I require? Board resolution. समझ में आ गया? तीन प्रिंसिपल कॉम्बिनेशंस हमारे बने. विद इन द सिटी बोर्ड रेजोल्यूशन, बियॉन्ड द सिटी स्पेशल रेजोल्यूशन, विद इन द स्टेट बट बिटवीन टू डिफरेंट आरओसीज, व्हाट डू आई रिक्वायर? एसआर प्लस अप्रूवल ऑफ आरडी. ठीक है, चलो वील स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू विद एसएम in 5 minutes. ठीक है, थैंक यू सो मच.